भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति का सदस्य रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य छात्र रहा हूँ। राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। छात्र राज्य में रीवा विश्वविद्यालय का छात्र संघ का सचिव था। वो रीवा विश्वविद्यालय जो टीकमगढ़ से शुरू होता था, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, बड़ा मलहरा, ये सब पूरा रीवा तब रीवा उसमें आता था। सतना उतना सब मिला के, सतना तो अभी भी है, लेकिन अब पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ कट गए। अभी हमारा देश फोरेंसिक जांच पे बहुत जाता नहीं। हाँ, जबकि फोरेंसिक जांच जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। फोरेंसिक एविडेंस को जल्दी नहीं जुटाया जा सकता। कहते हैं ना, गलत है तो गुंडे उठाते हैं, लफंगे उठाते हैं, पुलिस का उठाना थोड़ी है। नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिनके बारे में या तो कहें तो शहर में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। भली भांत उनसे परिचित हैं, सभी परिचित हैं, कानून के ज्ञाता है। जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी तरह के कानून के जानकार हैं और आपसे चर्चा कराएंगे और उनसे जानेंगे भी कैसे वकीलों के बारे में, नए कानून के बारे में, और जिस तरह से वर्तमान समय में अपराध बढ़ रहे हैं इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है और नए कानून में लोगों को क्या उम्मीदें थी और किस तरह से नया कानून लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से रक्षक बन रहा है। हमारे साथ एडवोकेट रावेन मिश्रा जी हैं। सर स्वागत है रीवा टाइम्स में आपका। वर्तमान समय में आप बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो ये किस तरह से लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में हमारा कानून जो नया आया हुआ है किस तरह से काम कर रहा है और कितना महत्वपूर्ण हो गया है? आईपीसी और बीएनएस दोनों में क्या अंतर हो गए हैं? देखिए, मूलतः कानून अगर आप देखें तो अगर मैं कहूँ सारी दुनिया के कानून आप उठा के देख लीजिए तो आपको कमोबेश वही चीजें थोड़ा थोड़ा अंतर होकर के हर जगह मिल जाएंगी। कहीं कुछ घटेगा कुछ। मूल कानून क्या है? न्याय, व्यक्ति का न्याय होना चाहिए। न्यायिक कानून की मूल मंशा ये है। तो उस दृष्टिकोण से अभी कहेंगे कि फिर अगर मंशा थी तो सीआरपीसी क्यों बदल के न्याय, ये क्यों भारतीय न्याय संहिता क्यों आ गई? उसका कारण ये हुआ कि ये जो सीआरपीसी था ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था। कुछ चीजें उस समय समीचीन थी, अब बिल्कुल नहीं है। कुछ धाराएं उसमें ऐसी थी जिनका कोई अब वजूद नहीं रह गया और कुछ अब नए सिरे जुड़नी चाहिए थी। जैसे दुनिया में बड़ा बदलाव आ चुका है। 1800 का कानून और आज हम चल रहे 2000 के बाद 2100 में, तो बड़ा 24, अब तो 2024 चल रहा है, तो 25 चल रहा है, तो 2025 में हम चल रहे हैं। तो 1800 और 2025 में बहुत अंतर आ गया ना, तो चीजें भी बदल गई। इसलिए कानून परिवर्तन मांगता था। फिर ये जो पुराना कानून था ये भारतीय नहीं लगता था। इसमें कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद की झलक थी। दंड संहिता, दंड क्यों देना? आदमी को सुधारना क्यों नहीं? न्याय क्यों नहीं देना? उसको दंड देना, वो कहता दंड देंगे हम। और जबकि मूल दंड कानून क्या है? कानून की मूल मंशा ये है कि व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा दे करके समाज की मुख्य धारा में फिर जोड़िए। इसलिए हम मृत्युदंड को कठोरतम और सबसे कम देने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं, जीवन किसी का नहीं ले सकते, क्योंकि जीवन किसी को दे नहीं सकते। अगर दे नहीं सकते तो ले नहीं सकते। तो जब न्याय व्यवस्था ये कहती है कि दंड तो नहीं, व्यक्ति को उसकी सजा भुगताओ, उसका परिणाम भुगताओ और फिर वापस धारा में ले आओ, तो इसलिए दंड, ये पुराना कानून जो था ये तो बदलना चाहिए था, ठीक बदला है। और नए कानून में कुछ निरर्थक जो बातें थी पुराने में उसको निकाल दिया गया, छोटा कर दिया गया। धाराओं में जैसे दो कानून आए, एक न्याय संहिता भी आई और भारतीय जो आईपीसी था, दंड विधान था, वो भी बदल गया। तो अब ये दोनों कानून के बदलने से नागरिक सुरक्षा संहिता एक हो गई, जो सीआरपीसी थी वो नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई बस। और दूसरी जो है वो अभी जिसका आपने नाम लिया वो भारतीय दंड संहिता की जगह आ गया। तो ये कानून जो दोनों आए हैं इसमें जैसे आप देखिए पहली धाराएं
501 के 505 के आसपास जाती थी, अब धाराएं घट गई हैं। तो दरअसल धाराएं घट नहीं गई हैं, बहुत सारी धाराओं को मर्ज कर दिया गया है क्योंकि वो बेकार में लिखे हुए थे। अब जैसे धारा 300, मान लीजिए 302, तो हत्या के लिए सजा का प्रावधान धारा 302 में है। अब इसके पहले 299 शुरू हो जाती थी, फिर 299, 300 क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है, कैसे ये एक ही में आ सकता है सब कुछ। कि ऐसा होगा तो हत्या मानी जाएगी, ऐसा होगा तो सदोष मानववध माना जाएगा, ऐसा होगा तो नहीं साहब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मार दिया गया, एक ही में हो गया। ये इसके लिए 5 धाराएं पहले बना दी गई थी, तो उनको सबको वो करके ठीक किया गया, नया कानून बना दिया गया। तो नए कानून में जैसे वर्तमान में बात करें अपराध की, तो आजकल लोगों को धाराओं में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बीएनएस की धारा में, तो इसको लेके क्या कुछ FIR चार्जशीट जो भी दायर होती है, तो पूरी धाराएं बदल गई। हाँ, वो इसलिए बदल गई हैं कि नया कानून आ गया, तो नया क्रम आ गया, धाराएं कुछ नहीं, जैसे FIR की व्यवस्था बदल गई अब जैसे अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि FIR जब जो होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसमें आप तैयारी ही दूसरी हो गई है। आप जांच करोगे तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, आप जाओगे तो सब कुछ बनाना पड़ेगा, ले जाके देना पड़ेगा ये सब। तो आप कोई क्या कह रहे साहब कि इतना बढ़ गया, पुलिस वाले पूछो अरे साहब कितना काम बढ़ा दिया बताइए पहले का। देखिए काम नहीं बढ़ा दिया, ये अगर आप बाहर देखो, अमेरिका में देखो, इंग्लैंड में देखो, तो व्यवस्था वहाँ चली आ रही पहले से। क्यों? ये करप्शन रोकने के लिए है और आप सिस्टम से चले इसके लिए है। हाँ, कि जब आप जा रहे हैं न्याय देने कि भाई आप जब काम करने जाओ तो तीसरी आंख आपके ऊपर है जो आपके काम को काट करती है। आप ये नहीं कर सकते, जैसे अभी क्या होता है पुरानी में देखो, पुलिस भी खुल गई है, पहले पट्टी बंदी थी, अब खुल गई कानून की जो पुतली थी उसकी आवाज देखने लगी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर बात करें FIR और चार्जशीट की, तो इसमें क्या फर्क क्या रहता है? FIR का मतलब हो जाए प्राथमिक रूप से जो रिपोर्ट आप किसी अपराध की दर्ज कराते हैं, पहले धारा 154 बहुत डर जाते हैं, जैसे FIR होती है हाँ कि हमारे ऊपर FIR हो गई, हाँ। इसमें बहुत तेजी से उनका डर और फिर हाँ, डरना चाहिए। फिर जब चार्जशीट दायर होती है तो इस दोनों में काफी फर्क है। हाँ, फर्क है। FIR जो है वो प्राथमिक सूचना है, प्राथमिक रूप से किसी अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई किसी थाने में। आप जो चाहें जैसे चाहे आप अपने हिसाब से लिखवा दीजिए। अब हाँ, घटनाक्रम हाँ, आपने जैसा भी पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को बताया या लिखाया, उसके आधार पर अगर अपराध, अब पुलिस उसको लिखेगी। अभी अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर अपराध बनता है तो भी लिखेगी, अपराध नहीं बनता तो भी लिखेगी, ये मैंडेटरी है। पुलिस भाग नहीं सकती कि यार नहीं अभी तो आप क्या बता रहे हो, तो कोई अपराध बनते नहीं है, तो आप लिख दो कि अपराध नहीं बनता, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। पहले पुलिस भाग लेती थी इससे कि अब अपराध और नहीं, कहाँ करने आए हो आप, जाओ यार बेकार बढ़ा रहे। और फिर जब इसका कंक्लूड हो गया, जांच हो गई पूरी, अब FIR के बाद जांच शुरू होती है कि जैसा हमने शिकायत पाई है वैसा भी है कि नहीं है, वो वहाँ पर कुछ अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो जब वो पूरा अपराध बयान हो गए, साक्ष्य एकत्रित कर ली गई, मौके का मुआयना हो गया या फोरेंसिक जांच हो गई। अभी हमारा देश फोरेंसिक जांच पे बहुत जाता नहीं है। हाँ, जबकि फोरेंसिक जांच जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। फोरेंसिक एविडेंस को जल्दी नहीं जुटलाया जा सकता, बाकी चीज आप बना बिगाड़ लोगे। कैसे मान लीजिए कि एक अंधेरे बंद कमरे का अपराध है, कोई कि मर्डर हो गया, कोई नहीं था, तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो बोलेंगी कि अपराध किसने किया है। कहीं कोई प्रिंट मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कोई कागज मिल सकता है, कभी कोई खोखा मिल सकता है, कभी कुछ मिल सकता है। तो उसको कुछ मिल जाए, उसको जांचना वैज्ञानिक ढंग से, वो फोरेंसिक कहलाता है। वो फोरेंसिक जांच कहलाएगी, फोरेंसिक एविडेंस कहलाएगी कि इसमें किसके फिंगरप्रिंट थे, इसमें बारूद जो है वो कितनी देर पहले जला था, उसको किस तरह का बारूद था, किस में इस्तेमाल होता है, कौन मेक की रिवॉल्वर हो सकती है। ये जांच फोरेंसिक जांच है, एक्सपर्ट जांच।
सर देखा गया कि तो इन सबको जोड़ के, अभी आपने वो पूछा था चालान क्या होता है, हाँ चार्जशीट, तो इन सबको जोड़ के जब पुलिस अपना खत्म कर देती है पूरी जांच, और वो कहती है कि हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपराध हो गया है और इसमें यही लोग मुलजिम हैं, तो उसको जो पेश करते हैं वो पूरा ब्यौरा, बयान, एविडेंस, फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय, सब कुछ, वो टोटल चार्जशीट कहलाती है। वो महत्वपूर्ण होता है। वो होता है। जैसे किसी को पुलिस उठा कर ले जाती है और उसको धमकी देती है, तो वो कैसे बचे? पुलिस से प्रताड़ना से वो कैसे बच सकता है? पहली बात तो पुलिस को किसी को भी उठाने का अधिकार ही नहीं है, पहले तो समझना ही पड़ेगा। उठाना शब्द बड़ा खतरनाक है। पुलिस किसी को सम्मन कर सकती है अगर उसको ये लिंक मिलती है कि साहब ये आदमी ने अपराध में के बारे में इनको कोई जानकारी हो सकती है, जानकारी भी हो सकती है, और कोई हमको एक क्लू दे सकते हैं, देन दे कैन सम्मन दैट पर्सन कि आप आओ। बट सम्मन जो आप तो सम्मन क्यों देना? क्योंकि पुलिस के उस आदमी के पास भी एविडेंस रहनी चाहिए कि हमको पुलिस ने सम्मन करके बुलाया था, हमारा जाना, क्योंकि वहां आपको जाना पड़ेगा और आपसे पुलिस पूछताछ कर सकती है, उसका उठा नहीं सकती, कहीं भी कोई भी बैठा है। ना 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 उठा नहीं सकती, ये अधिकार पुलिस को नहीं है उठाने का। किसी में गिरफ्तार करना अलग बात हो गई। नहीं, कई बार देखा गया कि पुलिस उठा के थाने ले जाती है। हाँ, गिरफ्तार करके थाने आप ले जा सकते हैं। आप किसी, अगर आपको लगा कि आदमी किसी अपराध में इन्वॉल्व था, ये इसका अपराध में वांछित है, तो आप उसको बताएंगे, सूचित करेंगे कि आप इस काम में, उसके घर वालों को भी बताएंगे कि हम इसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, ये मैंडेटरी है, इनको इस धारा के तहत हमने गिरफ्तार किया है, और तब ले जा सकते। अच्छा, ये गिरफ्तारी जो होती है, तो जब वारंट या समन जारी होता तब गिरफ्तारी होती है। जैसे उठाना शब्द और गिरफ्तारी दोनों में काफी फर्क है। नहीं, उठाना तो बिल्कुल विदेशी शब्द है। जैसे उठा ले गए कहते हैं ना, नहीं गलत है, तो गुंडे उठाते हैं, लफंगे उठाते हैं, ये पुलिस का उठाना थोड़ी है। उठाना मतलब गैर बिना किसी अधिकार किया गया काम। उठा किसी को कर सकते हो आप? नहीं, तो गिरफ्तार करके ले जा सकते हो आप, उठा तो नहीं सकते हो। उठा ले गए साहब, उठा ले गए मतलब कुछ नहीं बताया। दरअसल क्या है, किसी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया, इलीगल वे में आप उसको ले गए तो कह दिया उठा ले गए, ये अधिकार नहीं है। पुलिस किसी भी आदमी को अधिकतम 24 घंटे तक पूछताछ के लिए रख सकती है, पूछताछ के लिए। और लॉकअप में रखेगी या लॉकअप के बाहर रखेगी? नहीं, लॉकअप में तो आप तभी रखेंगे उस पर केस चला देंगे, जब केस चलेगा। लॉकअप का मतलब क्या हुआ? लॉकअप का मतलब हुआ कि अब आप भागोगे नहीं, आप भाग सकते हो, इसलिए हम आपको लॉकअप में ले जा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं आपको कि आप भाग न जाओ कहीं बाहर, क्योंकि हमको आपके खिलाफ पुख्ता एविडेंस मिल गई कि आप अपराध में शामिल थे। तो उसी समय सूचना भी सुरक्षित रखने के लिए लॉकअप में रखा जाता नहीं। हाँ, अब आप निरोध में आ गए, सुरक्षित रहोगे, लेकिन उस आदमी का कोई अपराध उसका वो नहीं हुआ। अगर वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, उसको भी अगर किसी को आप लॉकअप में डाल रहे तो आपको बताना पड़ेगा क्यों डाल रहे हो। अब ये सब बड़ा, इस पे बड़ी सख्ती है, ये मानवाधिकार में आ जाता है। अगर कोई भला आदमी है, वो भाग नहीं सकता है, उसको भागने कोई उसके वो नहीं है कभी कि वो भाग जाता है या कोई अपराध की पुनरावृत्ति करता है, इस तरह का है, तो आप उसको लॉकअप पे तभी नहीं ले जा सकते हो यूं। आपको उसको सामान्य आदमी तरह बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य अभी भी है, वो मनुष्य है, मानवाधिकार। हाँ, मानवाधिकार है। अपराधी हो जाने का मतलब अपराध का दंड दोगे, आदमी के जीवन थोड़ी खत्म कर दोगे उसको। बिल्कुल। तो अच्छा, ये एक और सवाल है, जैसे आरोपी और अपराधी दो शब्द आते हैं, इन दो शब्दों में क्या फर्क क्या है? आरोपी जो है वो जिस पर आरोप हुआ वो हुआ। अक्सर देखा गया जैसे खबर लिखी जाती है, तो कई बार आरोपी और अपराधी दोनों में भेद नहीं हो पाता है कि गलतियां कर देते हैं कि आरोपी लिखना है या अपराधी। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें फर्क क्या है दोनों शब्दों में? जब तक कोई आदमी दोष सिद्ध हो नहीं कर दे अदालत, न्यायालय के फैसले में उसको सजा हो जाए, तो वो अपराधी हो गया, क्योंकि सजा दे दी अदालत ने, तो मान लिया कि अपराध किया इसने। और जब तक उस पर आरोप है केवल, और वो प्रकरण सिद्ध नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं आया है, तो केवल आरोपी है वो, अपराधी नहीं है वो।
तो इसमें जैसे आरोपी जो है, इसमें जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं जो, तो इसमें क्या फर्क क्या पड़ता है? एफआईआर अगर हो गई, आरोप है उसके ऊपर, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें फर्क किया जाता है कि अब वो इस मुकदमे और कहाँ से मतलब भारतीय न्याय संहिता या दंड संहिता या नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे संबंधित मामला भी नहीं रह गया। ये उस मुकदमे की कंडीशन में देने के जो शर्तें हैं उसकी बात हो गई। तो उसकी शर्तों में क्या लिखा हुआ है? सरकार लिखती है कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है या चला है या आप दोष सिद्ध हुए हैं तो उसका विवरण दीजिए, और अगर आपने विवरण दे दिया तो उस आधार पर आप नौकरी से बाहर नहीं चले गए, क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ है कि कुछ गंभीर धाराएं अगर हैं तो उसको कंसीडर करेंगे कि नौकरी में नहीं ले। बाकी सब धाराओं के लिए ऐसा नहीं है। पर गलती क्या होती है लोगों से, वो इसको छुपा लेते हैं। ये भी एक अपराध है। उसके अंत में जब आप फॉर्म के अंत में जाए तो एक डिक्लेरेशन होता है, क्या हियर बाय डिक्लेयर दैट कि जितना कुछ कहा बताया मतलब मैंने वो सब मेरी जानकारी में सही है, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। तो वो वहां छुपाने के दोषी हो जाते हैं। उस डिक्लेरेशन से आपकी नौकरी हो सकता कभी न भी जाती, तो वहां आप उसके दोषी हो गए कि आप पहले ही झूठ बोलने लगे, आने के ज्यादा झूठ बोलने लगे आप नौकरी। ये गलत हो जाता है। बाकी डिक्लेरेशन में क्या रखा, मुकदमा चल सकते हैं। तो एफआईआर होने से मतलब नौकरी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बरी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकदमा चल रहा हो तब एक झिझक आप लिखिए ना कि मुकदमा चल रहा है, लिखने के ये इसीलिए तो फॉर्म दिया हुआ है, जिससे उनको मौका मिले ना, जो आपको एम्प्लॉयर है आपका उसको ये जानकारी हो कि आप पर क्या चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है कि आदमी लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। आप वकील हैं, और वकीलों का जीवन कैसा होता है? कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहता है? देखिए, वकील का जीवन संघर्षपूर्ण तो बहुत होता है। मैं ऐसे सुना हूँ कि हम वकीलों की चमक दमक और उनके कुछ प्रसिद्धि से बस एक मतलब कि बहुत प्रभावित होते हैं बहुत बार। वो सच भी है, मैं ये नहीं कहता कि गलत भी है, पर वो कितने होते हैं एक शहर में? दो चार पांच वकील, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उनके जल हैं, बड़े नाम हैं, बड़े क्लाइंटेस हैं। तो वो क्या है कि वो वकीलों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं हर जगह। तो हर वकील का सपना वो बड़े वकील हो जाते हैं, 2-4-5 जो कि शहर में, जिले में, जहाँ भी मान लो सुप्रीम कोर्ट में आए नामचीन वकील। तो लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंचे हैं ये कोई नहीं जानता। वो सफर बड़ा कठिन होता है। रात अभी ठीक है कि वकालत में जो जो आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका काम घटता है, काम घटता नहीं, मेहनत घटती है थोड़ी सी, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होते हैं पहले, जानकारी होती है। हाँ, कि आपका अब आपका अनुभव आपके साथ बहुत सारी चीजों को ठीक करता रहता है। लेकिन फिर भी वकील पढ़ने से नहीं भाग सकता। अब जिस दिन वकील ने पढ़ना छोड़ दिया, चाहे पुराना सीनियर वकील हो और चाहे जूनियर हो, उस दिन वो समझ लो कि अवनति की ओर चला जाएगा, क्योंकि कानून रोज बदलता है। हमारे समय के अनुसार कानून अपना रूप लेता रहता है। जो भी घटनाएं होती है उसके हिसाब से हमको उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो उसमें वकील को तो रोज पढ़ना पड़ता है। अब आपने कहा कि वकील क्या है। देखिए, वकालत का पेशा बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही ताकतवर पेशा है। यानी वकील होना अपने आप में गौरव की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इस गौरव के लिए वकील होना पड़ेगा। यानी वकील होना पड़ेगा, यानी वकील का मतलब होता है विद्वान, सर्वश्रेष्ठ। एक पेशा जिसको विद्वान लिखते हैं आप। क्यों लिखते हैं? जो वकील होता है वो डॉक्टर भी होता है, दवाई नहीं करता वो, लेकिन उसको मालूम है कि जब किसी की चोट लगेगी तो किधर से खून निकलेगा, और खून लाल है तो क्या है, और अगर काला पड़ गया तो कितनी पुरानी चोट है, और अगर चमड़ी थोड़ी सी धूसर रंग की है तो ये कितनी देर पहले इसमें लगा रहा होगा। अगर ट्रायल चला है किसी के शरीर में तो ये इधर से बनेगा निशान चमड़ी पर कि इधर से बनेगा निशान, उसको मालूम है।
कोई फांसी पे लटका है तो कहाँ से लार बह रहा है, कहाँ से खून बह रहा है, कहाँ गर्दन टूटी है, तो उसका क्या चिन्ह होगा ये उसको मालूम है। तो वहाँ वो डॉक्टर भी होता है, पर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं होता। पर कोई भी डॉक्टर ये कानून नहीं जानता कि वकील ऐसा होगा मुकदमा तो क्या बनेगा, इसलिए वकील अलग हो जाता है। जब इंजीनियर की बात करता है कि पुल कैसे टूट गया, तो इसमें माल प्रैक्टिसिंग हुई, तब वो इंजीनियर हो जाता है वहाँ पर कि कितना सीमेंट मिलेगा, कितना बालू मिलेगा, कितनी देर तक स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, लोहे की स्ट्रेंथ कितनी आएगी, और कितना भार को कितना लोहा की स्ट्रेंथ सह सकती है, और इसके लिए कितनी देर तक पकाना पड़ेगा, कितना पानी डालना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ इंजीनियर हो जाता है वो। जिस विधा में जाता है वो हो जाता है वो। फॉरेंसिक लैब में जाता है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो जाता है वो। हैंडवर्किंग एक्सपर्ट के पास जाता है वो तो हैंडवर्किंग एक्सपर्ट हो जाता है। कैसे जांचा, कैसे एक्सेंट को कैसे पकड़ा, किसी का हस्ताक्षर के एक्सेंट कैसे देख लोगे आप। तो इसलिए उसको विद्वान कहते थे। इतना विद्वान भी होना पड़ता है वकील को। जिस एरिया में जाएगा वही उसी रूप उस हर फील्ड को उसकी जानकारी होनी पड़ेगी, तब वो विद्वान है, तब वो वकील है पूरा वकील हो। अपना कानून तो ठीक है जान लिया, पर बाकी दुनिया को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दुनिया जब आएगी तो बताने थोड़ी आएगी आपको। अब बस केस आ गया कि साहब ये बिल्डिंग गिर गई, ये बड़ी गलत बिल्डिंग गिर गई, बनाई थी इसलिए गिर गई, हमारी चोट लग गई, हमारा नुकसान हो गया, हमारे 2 लोग मर गए, आप कार्रवाई करिए। तो आप कहेंगे रुक जाओ, पढ़ते हैं फिर इंजीनियरिंग, फिर बताएंगे। नहीं भाई, आप तो पढ़े ना होगे, आपको मालूम है कि इसमें घट गया होगा तो क्या होगा, तो उसकी फोरेंसिक एविडेंस एकत्रित करेंगे आप, जांच करवाएंगे आप कि इसके लोहा कितना था, सीमेंट कितना था, जो टूटा उसका घनत्व कितना था। तो वकील को जब मालूम होगा तब इकट्ठा करवाएगा, अगर मालूम नहीं तो क्या कराएगा। अब नया चैलेंज आईटी एक्ट। अब आप इंटरनेट के बारे में जानते हो कि इंटरनेट पंचिंग कहाँ से होगी। अब जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे आप। कानून आ गया तो कैसे जानेंगे। आपकी फोटो इस्तेमाल करना अपराध है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे आप। और फोटो कैसी, कब कौन सी फोटो डुप्लीकेट होके आ रही है, कौन रिप्रिंट होके आ रही है, कौन, ये सब आपको जानना पड़ेगा ना कि उसमें कैसे चिन्ह बनते हैं क्या, तो ये भी अपना विज्ञान है, तो वकील को भी जानना पड़ेगा। तो वकालत का पेशा बहुत कठिन पेशा है, लेकिन संघर्षपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है, बहुत संघर्ष है, लेकिन बहुत चल रहा है। उसका कोई जवाब नहीं वकील का। अगर अच्छा वकील है तो हाँ, उसका कोई जवाब, चाहे कोई भी हो, कोई भी विधा का हो, कोई भी विधा हो, सबको उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ जानता है। तो जैसे नया साइबर अपराध जो हो रहे हैं, इसमें वकीलों की भूमिका, जो पुराने वकील हैं उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इससे कैसे निपट रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि देखिए, साइबर का जो फ्रॉड या साइबर अपराध के जो मुकदमे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में तो है नहीं। इनकी बाढ़ आएगी, इनकी बाढ़ आएगी, इनकी बाढ़ आएगी। ये वैसी बाढ़ है जैसे 138 धारा 138 नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस आज से 25 साल पहले आप नहीं जानते। कोई कठोर कानून अभी तक आया साइबर को लेके? पूरा आईटी एक्ट ही आ गया है, वो तो भारी है। उसमें तो 264-67 से लेके पढ़ लीजिए आगे तक, वो सब धाराएं इसी बात पे तो है। रिप्रेजेंटेटिव उस पर फोटो निकालने पर, किसी की बात को चित्रित मुद्रित कर देने पर, उसकी सहमत के बिना ये जानते हुए कि उसकी असहमत या फिर निकाल देना, इसमें सब में सजा के प्रावधान है। वो कह दे कि आपने कैसे निकाल दिया भाई, हमसे बिना पूछे हमारी फोटो, हमारे बच्चे की फोटो आपने कैसे दे दी हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा निजता है ना। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसके उस पर मोहर लगाता है कि हमारा निजता का अधिकार है ना कि हम क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। आपने हमारा शरीर नंगा कैसे दिखा दिया, आधा क्यों दिखा दिया, तो वो सब निजता के अधिकार में कवर हो गया है। तो वो तो कानून बहुत कठिन है, और लेकिन अभी दुरुपयोग नहीं, अभी दुरुपयोग की स्थिति नहीं आई उस कानून की ना। अभी सरकार ने केवल एडवाइजरी जैसा कानून बनाया है। बहुत सारी चीजें उससे क्लियर नहीं है, जैसे अभी इलाहाबादी वाला केस आपका आया नया समय रहना है ना। तो इस केस में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में गाली दे रहे हैं, माँ बहन कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि समाज के लिए घातक है। लेकिन अब उस कानून में क्या लिखा हुआ है, जो 64 और 67 के बीच में जो है कि साहब वो ऐसा कोई एक्ट आप नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म पर जो किसी को भोड़ा वो लगे, बुरा लगे,
और जानते हुए कि ये अश्लील है या अश्लीलता पर उसने वाली बात है, वाक्य है, उनको आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, करेंगे तो अपराध होगा, 30 साल सजा होगी आपको। पर उसमें ये परिभाषित नहीं है कि उसका मापदंड क्या है। इसका यही सरकार ने छोड़ रखा है लोगों को कि अगर सरकार इसको तय कर देगी तो फिर हल्ला मच जाएगा, देखो सरकार ने सेंसरशिप लगा दी। तो नहीं, इलाहाबादिया का जो मामला है इसमें इसको सजा होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर कौन से मुकदमे चलेंगे? इसके ऊपर वही सूचना पूरे अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया के बाहर की बात करें, तो इतना घिनौना जो वाक्य आया है वो तो सभी समाज को घिनौना कर चुका है। एक वो थोड़ी आया इलाहाबादिया, आप अभी ट्रेंड में तो सिर्फ अभी वो चूंकि चर्चा में एक आ गया, वो उसने मीडिया ट्रायल भी हो गया, उसने इतनी भद्दी बात कह दी ना कि जरा से वो उबकाई वाली बात हो गई। अदरवाइज तो बहुत सारी लड़कियां आजकल उस प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, तो इंस्टाग्राम में, और इतना भद्दा बोलती हैं, वो इतना भद्दा बोलती हैं यूट्यूब वगैरह में कि मतलब जो आदमी नहीं बोल पाएगा वो लड़कियां बोल रही हैं। तो आपको मजा भी आ, लोगों को मजा आ रहा है उसमें सुन करके, और वो उसका पैसा ले रही है, मतलब तेरा ऐसा तेरा वैसा, मतलब इतनी भद्दी ढंग से संभाल के कि मतलब पूरा सब आप समझ तो गए, लेकिन हमने अपने आप को, इलाहाबादिया ने गलती ये कर दी कि उसने उसको बिल्कुल खुलेआम बोल दिया। और वहाँ पे तो सरकार को नियंत्रण इलाहाबादिया जैसे लोगों पर तो करना ही है, इस पर भी करना है। ये जो आ रहा है, तू मेरा ले ले मैं तेरा ले लूं, ये जो भाषा है इसको कैसे नियंत्रित करोगे आप? क्योंकि इससे आपकी पीढ़ी समाप्त हो रही है ना। बिल्कुल, इससे आपका नौजवान लड़का देखेगा, छोटी लड़की देखेगी, छोटा आदमी देखेगा, बच्चा देखेगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा उस पर। वो क्या जाने क्या बोल रहे, वो भी बोलेगा घर में। भाई आप देखो जो मुंबई के लोग होते क्या भाषा बोलते थे, कहाँ से आता रहे, कहाँ से जाता रहे, बच्चा नहीं जानता कि जाता रहे आता रहे हमारे बुरा है, उसको तो लगा यही है, तो धीरे धीरे वो हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो उस हिसाब से ये जो इलाहाबादिया ने तो एक अलार्म दिया। मैं तो इसको ये कहूँगा कि इसके केस ने हमारे हिंदुस्तान को जगाया, झकझोरा उस पॉइंट पर जगाया, कह रहे देखो ऐसा होगा तो क्या करोगे, ऐसे लोग करेंगे तो क्या करोगे, इनको कैसे रोकोगे, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। ऐसी चीज चोट पड़ने पर फिर हो जाता है, फिर कानून जगता है, काम करता है। ऐसा तो कानून सोया नहीं है, तब तो कानून पट्टी खुल गई है। कानून सोया नहीं। इसको मतलब किन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और क्या सजा मिलेगी? एक तो आईटी एक्ट कानून, एक तो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट है, उसकी धारा 264, 265, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, देखिए कि एकदम नया कानून है तो मैं थोड़ा उसमें आगे पीछे भी हो सकता हूँ, है ना, के तहत ये आता है, जिसमें कि ये व्यवस्था की गई है कि आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो सार्वजनिक रूप से जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे, एक दूसरा जो जिससे अश्लीलता, नैतिकता के मापदंडों का उल्लंघन, पहले और किसी समाज को उसे ठेस पहले, उसमें कवर होगा। अब होता है प्रारंभिक रूप से, हालांकि बस इतना ही है, इतना ही है। ये प्लेटफॉर्म, ये किस पे नियंत्रण है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है ये उनके लिए है, उनके लिए है। कॉमेडियन के लिए तो अलग व्यवस्था, कॉमेडियन तो व्यक्तिगत उत्तरदायी है, उसने तो वो एक्ट किया ही है, तो वो तो उस अपने एक्ट के लिए उत्तरदायी हो गया, वो तो बिल्कुल भिन्न विषय हो गया। बाकी जितने चैनल भी उसमें आ रहे हैं वो भी उत्तरदायी हो रहे हैं उसके लिए, इसीलिए अब कहा किसको सजा दोगे, तो कहेगा कि भाई आप पॉलिटिकल से भी जुड़े रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति का सदस्य रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। छात्र राजनीति में रीवा विश्वविद्यालय का छात्र संघ का सचिव था। वो रीवा विश्वविद्यालय जो टीकमगढ़ से शुरू होता था, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, बड़ा मलहरा, ये सब पूरा रीवा तब रीवा उसमें आता था, सतना उतना सब मिला के, सतना तो अभी भी है, लेकिन अब पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ कट गए। इस तरह से शहडोल कट गया, पहले शहडोल भी शामिल था, अनूपपुर, कोतमा,
अमरकंटक वहां से लेके यहाँ तक सब रीवा में था। उतना बड़ा यानी पूरा ऑलमोस्ट विंध्य प्रदेश तब रीवा संभाग था। उस समय की जो छात्र संघ था उसका मैं सचिव था। और छात्र राजनीति में तो अपन बहुत चले हैं। सकलेचा जी के ऊपर लाठी डंडा वो पत्थर जूता चला था, तो उसमें हमको अभियुक्त बनाया गया था। हम भी अभियुक्तों में एक थे कि साहब हमने मारा। कुछ लोगों का चंद्रमणि त्रिपाठी तो हमारे घर में ही रहते थे, वो विधायक थे। हमारे पापा जी भी लड़े थे। पापा जी थोड़ा सा वोट से हार गए थे मनगवा से, चंद्रमणि त्रिपाठी गुड़ से जीत गए थे। तो हो गए, दो लोग लड़े थे। तो चंद्रमणि रहते थे, चंद्रमणि का सुंदरलाल पटवा ओ सुंदरलाल नहीं कैलाश अरे क्या नाम था उनका पहले, जो वीरेंद्र सकलेचा से उनका नहीं जमता था। तो वीरेंद्र सकलेचा यहाँ आए थे। छात्र राजनीति के कारण हम लोग गए थे, उन्हें कह दिया नहीं बात करेंगे, तो किसी ने जूता फेंक दिया। तो जूता फेंक दिया तो बहुत मारपीट बवाल हुआ। हम लोग गए, जेल में रहे, तमाम से बहुत सारा मुकदमे चले। तो अब आगे पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें आपका भी नाम चर्चाओं में रहा है। अब आगे की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है? आगे की राजनीति में अब वकील से अब राजनीति की ओर अब अग्रसर है। पहले भी छात्र राजनीति में रहे हैं, तो अब फिर से हाँ, अब आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे या फिर वकालत ही कर? राजनीति में मेरा अभी भी कदम है। अभी मैं पिछली में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूँ। बता चुका हूँ, आपके राष्ट्रीय परिषद में रह चुका हूँ। बीजेपी के अभी प्रदेश कार्य समिति में था ही, तो सक्रिय तो हूँ ही मैं। सक्रिय राजनीति में अब शायद सक्रियता से आपका मतलब टिकट लेके लोकसभा विधानसभा लड़ने से है ना। तो टिकट अब इस भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि देखिए, टिकट प्रयास तो किया जा सकता है अपना काम करके। नहीं, पिछले बार आपका नाम भी चल रहा था लोकसभा चुनाव। हाँ, नाम चला। क्या घटनाक्रम हुआ कि फिर जनार्दन जी को टिकट मिला, आपको नहीं मिला है? अब वो पर्दे के पीछे की बात है। बहुत सारी बात इशारों को और समझो, राज को राज रहने दो। अब जब होगा तो प्रयास तो है कि अपन लोकसभा या विधानसभा में एक बार मन में है कि प्रतिनिधित्व करें उस क्षेत्र का, और विधानसभा या लोकसभा जहां भी हो वहां अपनी काबिलियत भी देखें और दुनिया को भी दिखाएं। तो कहां से, अगर विधानसभा में क्या क्षेत्र रहेगा विधानसभा आपका, या कोई व्यक्तिगत या फिर जो पार्टी तय करेगी? जो पार्टी तय करेगी वही है। अब चूंकि हम लोकसभा के लायक उम्मीदवार अगर माने जा सकते हैं पार्टी की लिस्ट में, तो विधानसभाओं में भी जा सकते हैं किसी भी। मूलतः तो देखिए, हमारे पापा जी लड़ते थे मनगवा से, तो वो हरिजन हो गई। अब वो नया परिसीमन अगर हुआ, अगर नया जनगणना हो गई तो परिसीमन होगा। है कि 2026 तक में परिसीमन होना है, हो जाए। नहीं, जनगणना जब तक नहीं हो सकती तब तक परिसीमन नहीं हो सकता। परिसीमन की पहली शर्त नई जनगणना है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो होगी, क्योंकि मोदी जी जो सोच लेते हैं वो करते हैं। तो मोदी जी ने 720 सीटें नई वाली लोकसभा में बना रखी हैं, तो 720 सीटें तो भरी जाएंगी। भरनी है तब तो बनी है वो। बिल्कुल। तो उसके लिए परिसीमन जरूरी है। और फिर विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, सीटें भी बढ़ेंगी। अभी जो गणित है उसमें रीवा में, मध्य प्रदेश में 11 सीटें बढ़ेंगी, राजस्थान में 14 सीटें बढ़ेंगी, और ऐसे करके सब ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश बढ़ेंगी 20-22। थोड़ा सा एक झगड़ा उसमें ये आ रहा है, साउथ और नॉर्थ का झगड़ा आ रहा है। साउथ वाले कह रहे हैं कि आपने परिवार नियोजन लागू करवाया तो हमने सख्ती से लागू कर दिया, तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ी नहीं, वो आपके यहाँ धुआंधार बढ़ गई। तो अब जब सीटें बढ़ेंगी तो यूपी और ये सब ले जाएंगे, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह, और हमारे यहाँ तो वही जस का तस रह जाएगा। तो थोड़ा ये परिसीमन में ये भी अभी एक अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। ऐसा हो गया, राजनीतिक बातें चलती रहती हैं, उठती रहती हैं। तो अगर परिसीमन होता है तो यहाँ एक विधानसभा भी बढ़ेगी, संभवतः वो शायद रीवा ग्रामीण करके एक बनेगी। तो रीवा ग्रामीण में भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, और तब तक में संभावना है अगर नया परिसीमन होगा तो मनगवा फिर सामान्य हो जाएगी। और वो नई गढ़ी का जो इलाका, मऊगंज क्षेत्र का जो इलाका टूट के आया था रामपुर इधर, वो फिर वापस मऊगंज जिले में चला जाएगा। मऊगंज जिले में है ही वो, नई गढ़ी। और हाँ, तो वो चला जाएगा। तो ये
खाली हो जाएगा ये क्षेत्र, मतलब हरिजन से मुक्त हो नया जाएगा, हो जाएगा। नया हो जाएगा और हरिजन वाली बहुल सीट उधर चली जाएगी। तो ये विधानसभा संभावनाएं हैं, आशा पर आकाश टिका। ये संभावनाएं है कि आने वाले समय में आप भी मैदान में उतरेंगे और रहा तो परचम भी लहराएंगे। मैदान छोड़ा नहीं है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। अटल जी ने कहा था, हमारे नेता हैं, तो अपन भी उसी में चलते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बिल्कुल। और हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें? क्योंकि आप एक सीनियर वकील होने के नाते उनको क्या गाइडलाइन हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे, जो भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, वकालत की जो उनकी इच्छा वकालत पेशे में आने की है, या जो अब जुडिशल सर्विस में जाएंगे तो 200-400 जाएंगे, ज़्यादा तो जा नहीं सकते। अब संख्या तो पढ़ने वालों को 100-200 होती है, निकलते। तो ज़्यादातर वकालत या फिर प्राइवेट संस्थाओं में भी काम मिलता है बहुत सारे लोगों को, लिया लॉ ऑफिसर, इन सब को। तो जो भी करना है वकालत की फील्ड में, उनको पहले तो ध्यान से पढ़ना चाहिए अपने, क्योंकि ये विषय उनके काम आए। देखिए, वकालत की पढ़ाई में और सामान्य पढ़ाई में अंतर है। BA, MA, BSc, MSc की पढ़ाई और LLB की पढ़ाई में अंतर। BSc, MSc और ये पढ़ाई आपके आगे के काम में नहीं आती, बहुत प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल ही नहीं आती है ना। लेकिन LLB में आप वही पढ़ते हैं जो आगे आपके काम आने वाला है। बिल्कुल। अगर आप वकालत में किसी में जाएंगे तो वो पुरानी IPC CRPC जो रही होगी, जो आज न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता बदल गई है, तो वो दंड विधान अगर रहा और साक्ष्य अधिनियम जो था वो आ गया, वो ये सब जो है आपके भविष्य के उस योजनाओं में काम आएंगे जो आपके जीवन यापन के लिए आप तय करेंगे LLB की पढ़ाई के बाद। तो इसलिए LLB की पढ़ाई में हम जितना भी LLB में पढ़ेंगे वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला भविष्य की योजना के लिए, अगर हम उससे संबंधित काम करने की सोचते हैं। तो इसलिए उनको जम के पढ़ना चाहिए। और क्योंकि वकील होने का मतलब जीवन भर पढ़ाई से शादी कर लेना है। बिल्कुल सही। वो आपकी पत्नी है, पढ़ाई आपकी पत्नी है, दिन रात आपके साथ रहेगी। जिस दिन आपने उसको छोड़ा, तलाक हुआ आपका उसका, तो वकालत भी तलाक हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। और ये हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रावेन मिश्रा सर थे, जिन्होंने बखूबी कानून के बारे में, राजनीति के क्षेत्र में और छात्रों को किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और वर्तमान समय में पुलिस से अगर डरा रही है तो कैसे बचना चाहिए और क्यों डरा रही है, तमाम चीज़ों पर, और भारतीय न्याय संहिता के बारे में जो नया कानून है, बखूबी आप सभी को जानकारी दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने हमको इस चैनल में बुलाया और जो कुछ अपने से बन पड़ा अपन बोल गए।